एडीमा का सबसे पहला कारण हाइपर। यूट्यूब पे जाके देखो बेटा, बहुत सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर से सारे हैं। ये बेसिक पैथोलॉजी है, इनको तो बिल्कुल छोड़ने की हिम्मत मत करना। जितनी भी डिजीज पढ़ोगे सब में यही सब तो होता है, कहीं इन्फ्लामेशन, कहीं एडीमा, कहीं नेक्रोसिस। और इन्हीं का कॉन्सेप्ट नहीं अगर स्ट्रांग रहेगा तो डिजीजेस पे कैसे पकड़ होगी। हाइपर ये कोई डिजीज थोड़ी है, तो बेसिक पैथोलॉजी है जो सारी डिजीज में मिलेगा। हाइपर ऑस्मोलैरिटी सबसे पहला कारण, हाइपर ऑस्मोलैरिटी। तो हाइपर ऑस्मोलैरिटी किन किन बीमारियों में हो सकता है? अगर आपसे पूछा जाए कि कोई दो बीमारी बताओ जिसमें हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो सकता है, हाइपर ऑस्मोलैरिटी होने लगे, ऐसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? नहीं, नए रिसर्च नहीं बताने। हाइपर ऑस्मो, कल मैं बात कर रहा था एनर्जी डिफिशियंसी, जिसकी वजह से पंप्स ओपन ना हो। तो एनर्जी डिफिशियंसी मतलब एनर्जी क्या है शरीर का है? हीमोग्लोबिन मतलब ऑक्सीजन, ग्लूकोज, आयंस बहुत सारे, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सारे एनर्जी हैं। अगर कोई बीमारी ऐसी हो जाए जिनकी वजह से इन सब की कमी होने लगे तो एनर्जी डिफिशियंसी होने लगेगा बॉडी में। अब वो बात तो सही बात है कि अगर किडनी फेल हो जाए तो प्रोटीन छन जाएगा तो भी डिफिशियंसी होगी, लेकिन उसका मैकेनिज्म अलग है, वो तो बहुत क्लियर मैकेनिज्म है। हम लोग अभी स्टार्लिंग फोर्स फिर से पढ़ेंगे। चलो हम लोग बाद में बात करते हैं। हाइपर ऑस्मोलैरिटी सेकेंड कॉज जो है, कल हम लोग पढ़ रहे थे। और ये जो हाइपर ऑस्मोलैरिटी है ये क्या है? फेल्यूर ऑफ इनसाइड ऑफ सेल। इससे क्या होगा? हाइपर ऑस्मोलैरिटी जो है इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे पॉइंट 1 फेल्यूर ऑफ सोडियम पोटेशियम, फेल्यूर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप्स या एटीपेजेस, सोडियम पोटेशियम एटीपेजेस, ये हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। फेल्यूर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप्स या एटीपेजेस, अगर ये फेल हो जाए तो हाइपर ऑस्मोलैरिटी हो सकता है। ऐसे ही इस हाइपर ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाने के लिए कुछ और कारण भी हैं, जैसे अगर डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए, अगर डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन इंजरी हो जाए या डैमेज हो जाए, इससे क्या होगा? जैसे सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड से क्यों बनता है सेल मेम्ब्रेन? बनता क्यों है कि ना तो सेल छोटा हो पाए ना सेल बड़ा हो पाए। जो सेल मेम्ब्रेन डिजाइन किया जाता है इसीलिए क्योंकि दो लेयर है, बाई लेयर फॉस्फोलिपिड के दो लेयर बनाए जाते हैं। जो कवर होता है सेल का, ये क्या है? ये सेल है, तो ये कि इंटरनल लेयर हो गया और फिर एक आउटर लेयर भी दिया जाता है इसी पे। अब ये दो लेयर हो गए। अगर तुम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो सेल मेम्ब्रेन का लेक्चर पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, उसको जाकर एक बार देखो कि सेल मेम्ब्रेन क्या है। मैं छोटा सा बताता हूं कि सेल मेम्ब्रेन बाई लेयर लिपिड मेम्ब्रेन होता है, फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन है। अब ये फॉस्फोलिपिड इंटरनल है आउटर है। इंटरनल क्या करता है? इंटरनली अट्रैक्ट करता है, इंटरनली श्रिंक होने की कोशिश करते रहते हैं, और आउटर क्या है? आउटवर्ड डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और कोई दूर नहीं जा पाता है।
तो ये ना तो सेल छोटे हो पाते हैं ना सेल बड़े हो पाते हैं। सेल अगर छोटे हो जाए तो क्या अच्छी बात है? नहीं अच्छी बात है। सेल अगर छोटे हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, तो सेल नेक्रोसिस में जाने लग जाएंगे। लेकिन और अगर बड़े हो जाएं साइज में तो बर्स्ट कर जाएंगे। इनका भी अपना एक साइज होता होगा, जैसे कोई भी बैलून है उसको हम लोग बहुत ज्यादा नहीं फुला सकते हैं, तो ये बड़े भी नहीं होने देना है। तो ये एक बैलेंस में होते हैं। बीच में वॉल होती है, किस चीज की वॉल? ये मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है क्योंकि इन्हीं से कॉन्सेप्ट्स हैं। ये किसकी वॉल है बीच में? लिपिड की। ये किसकी वॉल है? लिपिड लेयर की। लिपिड की वॉल बनाने की क्या जरूरत थी? ये तो बाहर हो गया प्रोटीन, अंदर हो गया प्रोटीन के हेड्स, बीच में लिपिड वॉल देने की क्या जरूरत थी? हाइड्रोफोबिक नेचर बनाने की जरूरत है। और लिपिड को, जो लिपिड का लेयर है, इसको सिर्फ हाइड्रोफोबिक तो है, और अंडरस्टैंडेबल करने के लिए और भी चीजें समझ सकते हो कि जो लिपिड लेयर है ये वाटर क्रॉस नहीं करने देता है, वाटर रिस्ट्रिक्शन करता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स को रोक देता है, नहीं आने देगा। और पॉजिटिव आयंस को नहीं आने देगा। वाटर सोल्यूबल जितने भी कंटेंट्स हैं किसी को भी अंदर नहीं आने देगा। वाटर सोल्यूबल अदर आयंस किसी को भी नहीं आने देगा। यहां से डायरेक्ट एंट्री नहीं हो सकती है, ना डायरेक्ट बाहर जा सकते हैं। तो ये काम होता है लिपिड लेयर का, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, पानी को पसंद नहीं करते हैं, और पानी में जितना भी कुछ भी मिल सकता है डायरेक्ट, उसकी एंट्री नहीं हो सकती है लिपिड लेयर से। अब जो आयंस है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये जितने आयन हैं सब क्या है? निगेटिव है, पॉजिटिव? ये सारे पॉजिटिव आयंस हैं। ये सारे क्या हैं? पॉजिटिव आयन है, और ये वाटर सोल्यूबल है। ये सारे क्या हैं? वाटर सोल्यूबल है। लार्ज मॉलिक्यूल में क्या हो गया? प्रोटीन्स, ग्लूकोजेस, जो थोड़े लार्ज मॉलिक्यूल है, और सबसे बड़े लार्ज मॉलिक्यूल प्रोटीन्स। वाटर रिटेंशन, वाटर रिस्ट्रिक्शन, वाटर तो वैसे ही उसका फोबिक है। तो इन लोगों को यहां से यहां आने का, यहां से यहां जाने से रोकने के लिए लिपिड का लेयर दिया जाता है बाहर, क्योंकि जरूरी है प्लाज्मा इंट्रासेल्यूलर मेंटेन रहे जितना चाहिए, और जरूरी है कि प्लाज्मा एक्स्ट्रासेल्यूलर भी मेंटेन रहे जितना चाहिए। सेल के अंदर भी प्लाज्मा भरा होता है, वाटर भरा होता है, और सेल के बाहर भी। लेकिन सेल बिल्कुल अलाउ नहीं करता है कि यहाँ का वाटर यहाँ चला जाए और यहाँ का वाटर यहाँ आ जाए बिना किसी जरूरत के या एक्स्ट्रा वॉल्यूम में। अगर यहाँ का वाटर यहाँ ज्यादा आने लग जाएगा तो सेल क्या होगा? इन्फ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और जैसे कोई बैलून फूट जाता है, रप्चर कर जाता है, वैसे ही सेल रप्चर कर जाएगा और ये बीमारी होगी। फिर जैसे तुम लोग सुनते हो कि माइक्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। तो ये क्या है? ये बीमारियां होंगी। आरबीसी सोचो, अगर आरबीसी के बीच में प्लाज्मा ज्यादा जाने लगे तो आरबीसी बर्स्ट कर जाएगी 120 दिन से पहले ही। और आरबीसी अगर 120 दिन से पहले ही बर्स्ट करने लग जाए, फूटने लग जाए, तो क्या सर्वाइवल हो सकता है? नहीं हो पाएगा, एनीमिया होगा। ऐसे ही बाकी सेल्स कि अगर वो पहले ही अपनी उनकी जो एज है उससे पहले अगर डैमेज होने लग जाए तो कोई सर्वाइव नहीं कर सकता है। तो जरूरी क्या है? वाटर जहां जितना है उतना ही रहे। आयंस जितने चाहिए उतने ही रहे, उससे ज्यादा ना आए, और अंदर जितने हैं उससे ज्यादा बाहर ना जाए। इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए कौन काम करता है? लिपिड लेयर।
लेकिन क्या प्लाज्मा का अंदर से बाहर जाना और बाहर से अंदर आना जरूरी नहीं है, या आयंस का अंदर से बाहर जाना बाहर से आना जरूरी नहीं है। नॉर्मल क्वांटिटी में फिजियोलॉजिकली सबका आना जाना जरूरी है, क्योंकि ग्लूकोज भले ही इस बाइलेयर से नहीं अंदर आएगा, लेकिन क्या इस सेल के लिए ग्लूकोज जरूरी नहीं है? ग्लूकोज नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। वाटर जरूरी नहीं है कि नया प्लाज्मा आना चाहिए यहाँ, क्या वही प्लाज्मा चलता रहेगा जो एक बार यहाँ भर गया है? नया वाटर आएगा और पुराना वाटर साफ होता है, यहाँ से सफाई होती रहती है, सब कुछ होता है, लेकिन रास्तों से, अदर रास्ते दिए जाते हैं, टनल्स दिए जाते हैं। यहाँ क्या दिया जाता है? रास्ता, जिस रास्ते से ही जा सकते हैं। अदर जैसे घर है तो घर हम मेन डोर से आते हैं, इजिली आते हैं, बाकी दीवार तोड़ के हम लोग आने की कोशिश नहीं करते हैं। अगर दीवार तोड़ कर आने की कोशिश करें तो वो पैथोलॉजी है। तो ये क्या है? टनल्स होते हैं। यहाँ टनल्स हैं, यहाँ रास्ते हैं, पंप है, इन्हीं को हम लोग पंप कहते हैं। ये पंप्स हैं। अब ये पंप्स क्या है? हाइड्रोफोबिक होने चाहिए कि हाइड्रोफिलिक? और वाटर को पसंद करना चाहिए इनको कि नहीं करना चाहिए? अगर ये पंप्स हैं तो ये इनको पसंद करना चाहिए, इनको पसंद करना चाहिए। अगर हम लोग ये कॉन्सेप्ट बनाएं कि इस रास्ते से सोडियम पोटेशियम पॉजिटिव आयंस आएंगे तो इनको वाटर पसंद करना चाहिए। और जो इनका स्ट्रक्चर होता है, इनके बीच में ऐसा नहीं होता है कि ये बिल्कुल खाली होते हैं। जैसे एक डोर है, एक दरवाजा है, तो दरवाजा स्पेस्ड होता है, उसके अंदर कुछ होता नहीं है। और ये जो टनल है, ये जो पाइप है, इस पाइप में वाटर भरा होता है, क्लियर वाटर। जैसे मैं अगर बहुत बड़ा एक आपको चैनल बनाऊं तो ये इन रियल प्रोटीन पेप्टाइड के चैनल्स बने होते हैं। मैं सिर्फ एक चैनल बना के बता रहा हूँ कि चैनल का स्ट्रक्चर क्या है। ऐसे प्रोटीन के पेप्टाइड्स होते हैं, प्रोटीन के ये पेप्टाइड्स हैं, और ये प्रोटीन के पेप्टाइड्स जुड़कर एक टनल क्रिएट करते हैं। वॉइस ऑफ कर लो। ये टनल हो गया। सेम ऐसे का ऐसे नीचे ये ओपन हो जाएगा, यहां से एंट्री होगी और यहां से एग्जिट हो जाएगा, जिसको भी आना जाना होगा। ये एरिया है खाली स्थान जिस रास्ते से जाएंगे। ये कैसे काम करते हैं? टनल मतलब होता है सुरंग। ये पाइप जैसा काम करते हैं, इस पाइप में एंट्री होती है और इस पाइप से बाहर चले जाते हैं। तो ये क्या है? ये है, ये जो खाली एरिया है इसमें भरा होता है क्लियर प्लाज्मा। इस टनल में भरा होता है क्लियर